नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर की चर्चा। उपसभापति हरिवंश और महासचिव रहे मौजूद। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान के कोटा में लोगों को दी विकास की सौगात। मूलभूत सुविधाओं से जुड़े 29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर। यूनिटी मार्च में भी की सहभागिता। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से 46 मतगणना केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। नतीजों के सटीक विश्लेषण के लिए देखिए संसद टीवी पर विशेष कवरेज। राष्ट्रपति को बोत्सवाना में प्रतीकात्मक रूप से सौंपे गए 8 चीते। गबोरोन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। दिल्ली बम ब्लास्ट की निंदा करते हुए घटना में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदना। मजबूती से बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी। मूडीज ने 2025 में भारत की वृद्धि दर 7%, 2026 में 6.5% रहने का जताया अनुमान। भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत बुनियादी ढांचे पर खर्च और ठोस उपभोग से मिला समर्थन। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार 1 दिसंबर से शुरू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महासचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और सदस्यों की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के पटल पर लाने की तैयारी में है। इनमें आर्थिक सुधारों, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बिल शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। 14 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन CII द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति दिल्ली में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति दिल्ली के यशोभूमि में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय दूरसंचार सेवा के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हीरक जयंती समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं, जहां वो सांगोद में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े 29 करोड़ रुपए के कार्य क्षेत्रवासियों को समर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सांगोद के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। वर्तमान में क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो आने वाले समय में सांगोद के विकास की दिशा और गति दोनों को नई ऊंचाइयां देंगी। इस अवसर पर सुपोषित मां अभियान के तहत गर्भवती माताओं को पोषण किट वितरित की गई। स्वस्थ मां स्वस्थ शिशु इस अभियान का मूल मंत्र है।
बीते 6 वर्षों में इस पहल से हजारों परिवारों तक पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंची है। हमारे गांव के अंदर जब तक अंतिम चुनौती होगी, हम इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे। जब तक मेरे गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलेगा, हमारा प्रयास चलता रहेगा। मेरे गांव का आदर्श गांव, इस लक्ष्य और संकल्प के साथ काम करना है। आज नहीं होगा, 10 साल में होगा, लेकिन होके रहेगा। हम अगर इस मिशन पर काम करेंगे तो मेरा मानना है एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर जो उसकी कठिनाई है, चुनौतियां हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे, अनवरत प्रयास करते रहे, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा मिशन भी है, जब गांव में जाए लोगों से पूछे कोई तकलीफ है, तो गांव का व्यक्ति पूछे हमें आज कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे गांव खड़ा करना चाहते हैं। मुझे पता है कठिन चुनौती है, लेकिन समय आएगा, वक्त आएगा जब हमारी संकल्प दिशा ठीक होगी, तो ये संकल्प भी पूरा होगा कि हर गांव के अंदर हर व्यक्ति कहेगा कि मैं इस शासन के अंदर स्वस्थ हूं, मेरा बच्चा अच्छी शिक्षित है, मेरे गांव में पीने का पानी है, रोड कनेक्टिविटी है, अस्पताल है, शिक्षा का केंद्र है। इन सारी बुनियादी बातों को लेकर हमें काम करना है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में राष्ट्र नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च में भी सहभागिता की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरदार पटेल जी के एकता, अनुशासन और राष्ट्र धर्म के आदर्श हमें निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। संकल्प लें कि एकता और राष्ट्रहित सदैव सर्वोपरि रहेगा और हम सभी मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने उस समय आजादी के बाद देश की रियासतों का विलीन कर एक भारत बनाने में योगदान दिया, हम उसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी भारत का हर जन युवा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन दर्शन, उनके कार्यों से प्रेरणा लेता है। उन्होंने जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष किया और आजादी के बाद देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए उनका योगदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। महापुरुषों का जीवन हम सबकी प्रेरणा का स्रोत होता है और देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सबको सामूहिक मिलकर काम करना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि हम विकसित भारत के सपने पूरे कर सके, आत्मनिर्भर भारत के सपने पूरे कर सके। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को 3 परत सुरक्षा प्रणाली के तहत स्ट्रांग रूम के अंदर सील किया गया है। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षक भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने एक बार फिर मतदान में बढ़त बनाई है। राज्य के 7 जिलों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 14% या उससे अधिक बढ़त के साथ मतदान किया, जबकि 10 अन्य जिलों में यह अंतर 10% से अधिक रहा। पटना राज्य का एकमात्र जिला रहा जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत महिलाओं से अधिक दर्ज किया गया। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था और परिणाम 14 नवंबर यानी कल घोषित किए जाएंगे। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को आज प्रतीकात्मक रूप से चीते सौंपे। इस अवसर पर गेब्रॉन के पास नेचर रिजर्व में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको मौजूद रहे। दोनों राष्ट्राध्यक्ष सुबह के समय राजधानी गबोरोन से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मोकोलोडी नेचर रिजर्व पहुंचे
और 2 चीतों को एक पृथकवास बाड़े में छोड़े जाने की घटना को देखने के लिए सफारी वाहन में सवार हुए। सभी 8 चीते अभयारण्य में हैं और केवल 2 को राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में पृथकवास के लिए छोड़ा गया, जो कि बोत्सवाना द्वारा उन्हें भारत को सौंपे जाने का एक प्रतीक है। यहाँ पृथकवास प्रक्रिया पूरा होने के बाद सभी 8 चीतों के अगले कुछ सप्ताह में भारत पहुंचने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत में चीतों के स्थानांतरण की घोषणा दोनों राष्ट्रपतियों ने बुधवार को बोको के कार्यालय में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान की। वयस्क और कम वयस्क नर और मादाओं के मिश्रण वाले इन चीतों को कालाहारी रेगिस्तान में स्थित घांजी शहर से इस प्राकृतिक अभयारण्य में लाया गया है। भारत में चीतों को फिर से बसाने की प्रक्रिया 17 सितंबर 2022 को तब शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के एक विशेष बाड़े में छोड़ा, जो एक बड़ी जंगली मांसाहारी प्रजाति के विश्व के पहले अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण को चिन्हित करता है। बाद में भारत ने फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और मंगाए थे। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के 3 साल पूरे होने पर देश में अब 27 चीते हैं, जिनमें से 16 भारतीय धरती पर जन्मे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली बम ब्लास्ट की निंदा करते हुए घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। बोत्सवाना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस घटना की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति ने अपने भाषण के शुरुआत में दिल्ली में लाल किला बम धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ की। राष्ट्रपति ने हमले में जख्मी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर कुछ पलों का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहले मैं दिल्ली में हुई दुखद विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवार और मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और बोत्सवाना के बीच संबंध विश्वास, सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। राष्ट्रपति ने कहा कि बोत्सवाना में 10,000 भारतीय व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। दूर रहकर भी आप सभी भारत की मिट्टी, संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़े हैं। आप भारत और बोत्सवाना के बीच मैत्री के जीवंत सेतु हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत आज एक परिवर्तनशील दौरे से गुजर रहा है। हमारे युवा और प्रतिभाशाली जनसंख्या, मजबूत अर्थव्यवस्था और नवाचार की भावना हमें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर से जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे पहले भारत को नई ऊंचाइयां तो ले पहुंचा रहे हैं। आप सभी इस विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। जहां कभी भी आप रहते हैं, भारत आपके हृदय में बसता है। आपकी उल्लेखनीय भारत का गौरव है। उपस्थिति आपका उपलब्धि भारत का गौरव है। यहाँ आप जिस कमिटेड का साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप यहाँ काम करते हैं और यहाँ का आर्थिक और सामाजिक विकास में आप भाग लेते हैं, वो आपके लिए तो है ही, लेकिन ये भारत के लिए ही बहुत बड़ा ये स्वागत है। भारत इसके लिए बहुत गौरवान्वित है। उपराष्ट्रपति नदाबा नकुसिनिथी गौला थे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री डॉक्टर फेनियो बुटाले ने गैबोरोन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों ने उल्लेखनीय विकास पथ पर भारत की सराहना की। इन बैठकों में रणनीतिक क्षेत्रों में भारत बोत्सवाना के स्थायी सहयोग को और मजबूत और गहरा करने के लिए आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को भारी यातायात के बीच हुंडई i20 कार में विस्फोट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें धमाके का सटीक क्षण रिकॉर्ड हुआ है।
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक यातायात कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज में कार को ऑटो, ई रिक्शा और अन्य वाहनों के बीच धीरे धीरे चलते हुए देखा जा सकता है और फिर अचानक वह आग की लपटों में घिर जाती है। कुछ ही सेकंड में कार आग के एक विशाल लाल गोले में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद आसमान में धुएं का एक घना गुबार उठता है, जिससे आसपास के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगते हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। इस बीच लाल किले के पास विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों के डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई है कि विस्फोट करने वाली कार उमर नबी चला रहा था। दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हमले से जुड़ी संदिग्ध लाल फोर्ड इको स्पोर्ट कार को फरीदाबाद से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह वही कार है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस पिछले कुछ दिनों से कर रही थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट की जांच कर रही हैं, जिसके कारण स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी, कई अन्य घायल हो गए थे। विस्फोट के बाद ऐतिहासिक स्मारक के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही हैं। इस बीच एनआईए ने अलकायदा द्वारा गुजरात में कथित रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े एक आतंकी साजिश के मामले में 5 राज्यों में करीब 10 स्थानों पर छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में विभिन्न संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों में छापेमारी की गई। कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। संस्था का कहना है कि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम यूनिवर्सिटी के आचरण से मेल नहीं खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया है। अब एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और बड़े अपडेट्स पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1962 में रेजांगला की लड़ाई पर आधारित आगामी फिल्म 120 बहादुर के निर्माताओं की मौजूदगी में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के सैनिकों के सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट माई स्टाम्प जारी किया। 18 नवंबर को युद्ध की 63वीं वर्षगांठ है। भारत और नेपाल के बीच रेल व्यापार संपर्क को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री अनिल कुमार सिन्हा के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि इससे रेल आधारित माल ढुलाई सुगम होगी और दोनों देशों के बीच बहु मॉडल व्यापार संपर्क मजबूत होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ 7वें भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद किया। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत सबसे गतिशील वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का स्वास्थ्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हुआ है। आत्मनिर्भरता, नवाचार और समता से प्रेरित होकर विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज दल बदल विरोधी कानून के तहत वरिष्ठ नेता मुकुल राय की पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। मुकुल राय साल 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीतकर सदन में आए थे। इसी साल अगस्त में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में वह टीएमसी में शामिल हुए थे। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका राय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राय को राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 12 जून को हुए विमान हादसे के संबंध में AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में एयर इंडिया के पायलट को दोषी नहीं ठहराया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि विमान दुर्घटना की जांच के लिए विमान दुर्घटना जांच बोर्ड की टीम का गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत किया गया था और इसके लिए वैधानिक प्रावधान है। भारत का 111 देशों को कपड़ा निर्यात अप्रैल-सितंबर के दौरान सालाना आधार पर 10% बढ़ा है। यह वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रमुख बाजारों में शुल्क संबंधी चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में उल्लेखनीय मजबूती को दर्शाता है। ये प्रदर्शन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इस क्षेत्र की अनुकूलनशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। ताइवान के कुछ हिस्सों में उष्णकटिबंधीय दबाव के कारण भारी बारिश हुई, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। फंग वोंग तूफान के निकट आने पर अधिकारियों ने तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों से 8,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। ताइवान के पूर्वोत्तर बंदरगाह शहर कीलुंग और राजधानी ताइपे के आसपास बृहस्पतिवार तक भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 की आयोजन समिति ने प्रतियोगिता कार्यक्रम जारी किया। इसमें लॉस एंजल्स क्षेत्र के प्रत्येक पदक स्पर्धा का आयोजन कब और कहां होगा, इसका विवरण दिया गया है। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे बड़ा होगा, जिनमें लॉस एंजल्स और ओक्लाहोमा सिटी के 18 क्षेत्रों के 49 स्थानों पर 36 खेल और 51 विधाएं शामिल होंगी। उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को होगा, वहीं समापन समारोह 30 जुलाई 2028 को होगा। क्रिकेट भी अब ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जिसका महिला फाइनल 20 जुलाई और पुरुष फाइनल 29 जुलाई को होगा। टिकटों का पंजीकरण अगले साल जनवरी में शुरू होगा। कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन स्पिन आक्रमण के सामने भारत के बल्लेबाजों के कौशल की असली परीक्षा होगी, जब दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच शुक्रवार से यहां आमने सामने होंगी। भारत को पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत में ही 3-0 से हराया था और कीवी स्पिनरों एजाज पटेल, मिचेल सेंटेनर और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर 3 टेस्ट में 36 विकेट चटकाए थे। अब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के कनाडा दौरे की। विदेश मंत्री G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए कनाडा में हैं। इस दौरान वो नियाग्रा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर आउटरीच सत्र में भाग लिया। दोनों मुद्दों पर निर्भरता कम करने और लचीलापन बनाने की आवश्यकता पर बात की। बैठक के दौरान उन्होंने भारत की सोच को साझा किया। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने वैश्विक आपूर्ति में अनिश्चितता और बाजार की सीमाओं का भी जिक्र किया। इससे पहले विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक समुद्री सुरक्षा और समृद्धि पर आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने महासागर दृष्टिकोण, हिंद प्रशांत सहयोग और घरेलू बंदरगाह आधारित विकास के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। अब खबर भारत के मजबूत होते अर्थतंत्र की। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक और अच्छी खबर आई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि साल 2025 में भारत की जीडीपी 7% की दर से बढ़ेगी, जो कि G20 देशों में सबसे तेज होगी। मूडीज रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था के 2025 में 7% और अगले साल 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत बुनियादी ढांचे पर खर्च और ठोस उपभोग से समर्थन मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत G20 देशों के सदस्यों में से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यह 2027 तक 6.5% की दर से बढ़ेगा, जिसे घरेलू और निर्यात का समर्थन प्राप्त मिलेगा। कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, जो 2024 के 6.7% से अधिक है। वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित होती है। चीन के लिए मूडीज ने अनुमान लगाया है कि 2025 में अर्थव्यवस्था 5% बढ़ेगी, जिसे सरकारी प्रोत्साहन और मजबूत निर्यात का समर्थन प्राप्त होगा।
रेटिंग एजेंसी ने कहा वैश्विक स्तर पर जीडीपी की वृद्धि दर 2026 और 2027 में 2.5 और 2.6% के बीच रहने की संभावना है, जो 2025 के 2.6% और 2024 के 2.9% से कम है। इन तमाम आंकड़ों से साफ हो जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। मूडीज की यह रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर एक मजबूत भरोसा दिखाती है। जहां बाकी दुनिया की ग्रोथ धीमी हो रही है, वहीं भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, स्थिर नीति और बढ़ते उपभोग के बल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत न सिर्फ G20 बल्कि दुनिया की टॉप ग्रोइंग अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2025 और फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। 11 दिवसीय फेस्टिवल में 300 से अधिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने 2 पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग प्रदान किया है। इससे सिक्किम के लेपचा समुदाय को सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा मिला है। इन्हें 5 नवंबर को भारत सरकार की GI टैग की संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी के अंतर्गत आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में CII पार्टनरशिप समिट से पहले भारत यूरोप बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी सकारात्मक रूप से विकसित हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में आयोजित जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था, अपना देश अपना राज, यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ISBT कश्मीरी गेट से हरियाणा के सोनीपत तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सार्वजनिक परिवहन को इमिशन फ्री करने की दिशा में लगातार काम कर रही है ताकि राजधानी में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में आयुर्वेदिक कॉलेज और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को और गति देने के लिए 22 इकाइयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास मार्केट, मैन पावर, मोबिलिटी और माइंडसेट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने धलाई जिले के कमालपुर में 20 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही 2 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता बुलेटिन में AQI 404 दर्ज किया गया। गंभीर श्रेणी प्रदूषण के उस स्तर को दर्शाती है जो स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकता है और पहले से बीमार लोगों पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकता है। हिमाचल की पहाड़ियों और घाटियों में चल रही शीतलहर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। लाहौल और स्पीति जिले के ताबो में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 7.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे 43 दिन लंबा शटडाउन समाप्त हो गया। इस शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से आर्थिक संकट झेलना पड़ा था। शटडाउन से यात्रियों को हवाई अड्डों पर दिक्कतें आईं और कई खाद्य बैंकों पर लंबी कतारें लग गईं। इसने वॉशिंगटन में राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए कई एकतरफा कदम उठाए, जैसे परियोजनाएं रद्द करना और कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कोशिश। उन्होंने हालात के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया
और मतदाताओं से कहा कि अगले मध्यावधि चुनावों में उन्हें सबक सिखाएं। वित्त पोषण विधेयक को प्रतिनिधि सभा में 209 के मुकाबले 222 मतों से पारित किया गया, जबकि सीनेट ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में आयोजित रथ महोत्सव की तस्वीरों के साथ।